नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने पिछली 3 वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको पूरा चैप्टर 1 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कवर करवा दिया है अपनी 3 वीडियोस के अंदर, जिसकी एक वीडियो की ड्यूरेशन पर 50 टू 55 मिनट्स की है। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, प्लस जो भी एमटीपी और आरटीपी के अंदर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैंने साथ के साथ जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने उसी कंटेंट जो उसका आंसर था उसके ऊपर वो क्वेश्चन लिख दिया था। एक बार ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूं, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से, इस पूरे चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ लो और उसी में से ही आपको 8 से 10 नंबर की जो चैप्टर की वेटेज है क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम इसके मेन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेटेजी इन चारों में से किसके लिए यूज होती है? टू मेक मार्केट पोजीशन, बिल्कुल ठीक। टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, बिल्कुल ठीक। टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो ये चारों ही इसके आंसर्स हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रेगमेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। अच्छा जी। स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्शनल। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रेगमेटिक। देखो भाई, स्ट्रेटेजी जो है इसमें लिखा हुआ है इज ऑलवेज प्रेगमेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल, ये तो गलत है। स्ट्रेटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल तो होती ही है। इसमें लिखा है स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ये मेरे को ठीक लग रहा है कि स्ट्रेटेजी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती और ऑप्टिमल नहीं हो सकती, तो मैं इस पे टिक करूंगा। Strategy is proactive in action, reactive in action, a blend of proactive and reactive action, none of them। ये तो हमने पढ़ा है कि ये स्ट्रेटेजी ब्लेंड होती है proactive and reactive actions का। Reactive strategy can also be termed as planned strategy, adaptive strategy, साउंड स्ट्रेटेजी, डायनामिक स्ट्रेटेजी। यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क कर लेना क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिव स्ट्रेटेजी वो होती है कि जैसे ही कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल, हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं उस कंडीशन से लड़ने के लिए। तो वो हम क्या करते हैं, कंडीशन से अडेप्ट करते हैं, जो न्यू एनवायरनमेंट कंडीशन आती है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को हम एडेप्टिव स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय। भाई स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? जो फॉर्मुलेशन है स्ट्रेटेजी का और जो उनकी इंप्लीमेंटेशन है वो कौन करता है? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई ये है टॉप लेवल। नहीं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन, अगर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आता कि फॉर्मुलेशन कौन करता है स्ट्रेटेजी की, तो सिर्फ टॉप लेवल आता। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है फॉर्मुलेशन एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय ऑल ऑफ द अबव। इंप्लीमेंटेशन तो हम सारे मैनेजर्स मिलके करते हैं ना, चाहे वो बिजनेस लेवल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे वो फंक्शनल लेवल हो। तो इसको भी आप प्लीज मार्क करना, ये टॉप लेवल नहीं। और प्लीज एग्जाम के अंदर, जैसे अभी मैंने जल्दबाजी के अंदर टॉप लेवल पे टिक कर दिया था ये सोच के कि हाँ फॉर्मुलेट तो टॉप लेवल ही करते हैं, आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ना और फिर ही आंसर पे टिक करना। Which of the following are responsible for formulating and developing realistic and attainable strategy? इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है कि हम अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें? कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल, फंक्शनल मैनेजर्स एंड बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। तो सारे के सारे मिलके ही अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। Which of the following managers role is to translate the general statement strategy into a concrete strategies of their individual business? तो भाई इसका आंसर है फंक्शनल मैनेजर। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर यहाँ पे बिजनेस लेवल मैनेजर कर देता तो उसका आंसर बिजनेस लेवल मैनेजर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि आईसीआई ने इसका क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फंक्शनल मैनेजर दिया हुआ है तो हमने सिर्फ बी को टिक लगाया है, तो इसको भी मार्क कर लेना। मैं स्टार मार्क उन्हीं को करवा रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ताकि आप एग्जाम से पहले सिर्फ स्टार मार्क को भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? स्ट्रेटेजी, विजन, ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। ये मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले बननी चाहिए। कंपनी का मिशन बनना चाहिए, विजन बननी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए या स्ट्रेटेजी बननी चाहिए? तो भाई ये तीन चीजें तब बनेगी जब हमारा विजन क्लियर होगा। सबसे पहले आपने सोचा होगा ना कि आपको सीए बनना है, तभी तो आपने ढूंढना शुरू किया होगा कि सीए कैसे बन सकते हैं। पहले आपको सीपीटी क्लियर करना है, फिर आपको आईपीसीसी क्लियर करना है, लेकिन आपकी फर्स्ट जो चीज आपके दिमाग में आई होगी वो ये आई होगी कि आपको सीए बनना है।
तभी तो आप बाकी सब चीजें शुरू करते हो ना। तो इसलिए सबसे पहले आपका विजन होना जरूरी है। देन strategic management enables an organization to dash instead of companies just responding to threats in their business environment to be proactive। पहले से कंपनी का पता होना चाहिए कि भाई क्या होने वाला है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स। strategies have short range implications, strategies are action oriented, strategies are rigidly defined। पहली बात तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटेजीज हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशंस। ठीक है, शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन होती है स्ट्रेटेजीज की, और स्ट्रेटेजीज एक्शन ओरिएंटेड, बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड इसका होना चाहिए आंसर। व्हाट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये आपको कहीं पढ़ी हुई लाइन नहीं लग रही? फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। Strategic management allows an organization to be more authoritative, participative, commanding या proactive। तो भाई मैं तो कहूंगा proactive। ठीक है, अब एक बार अपने आंसर्स को हम चेक भी कर लेते हैं। देखो DBCB, ठीक है, पहले चार क्या है? DBCB। तो हम इस पे चलते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे आंसर सही है या नहीं है। तो भाई पहला सही है हमारा D, उसके बाद B बिल्कुल सही, उसके बाद सी एंड उसके बाद बी। तो ये तो भाई सही है। अब हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या किया है। डी डी बी बी, डी डी बी बी, ठीक है। तो देखते हैं हमारे आंसर सही है या नहीं। डी डी बी बी, डी डी बी बी, चलो ये सही है। अब है ए ए डी डी, ठीक है। अब हमारे आंसर्स हैं ए ए डी डी। तो भाई ए हमारा बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, और डी डी। तो भाई डी डी। तो हमारे 12 के 12 आंसर्स सही हैं। मैं कहूंगा इसमें से हमारा एक आंसर गलत हो सकता था अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा नहीं पढ़ते तो आपको एग्जाम में भी इन चीजों का ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए, अब हमारे ये एमसीक्यूज हो गए हैं। एमसीक्यूज बहुत इजी आते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आते, आपने देख ही लिया जैसे आईसीआई ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब एक एक करके सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस अब आईसीआई पूछ रहा है उसके ऊपर चलते हैं। मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ सीईओ ऑफ XYZ लिमिटेड, अ FMCG कंपनी that has diversified into affordable cosmetics. The company intends to launch feel good brand of cosmetics। ठीक है, तो भाई मिस्टर राज को हायर किया गया एज अ सीईओ, यानी कि ये क्या है? टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट लेवल। FMCG कंपनी जो कि डाइवर्सिफाई करना चाह रही है अब अपने आप को अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स की लाइन में। द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी। XYZ wishes to enrich the lives of people with its products that are good for skin and are produced in ecologically beneficial manner using herbal ingredients. Draft vision and mission statement that may be formulated by Raj। ठीक है जी। देखो यार, पहले तो ना इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। इसका रीजन ये है कि आपको एमटीपी और आरटीपी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आईसीआई ने पूछा हुआ है कि आप अपनी विजन या मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करो, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं, याद करते हैं कि हमारी विजन और मिशन स्टेटमेंट थी क्या। तो विजन स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या बनना चाहती है। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट कंपनी वांट्स टू बी, ठीक है ना। कंपनी क्या बनना चाहती है ये विजन बताता है, और कंपनी अभी क्या कर रही है वो मिशन बताता है। व्हाट बिजनेस कंपनी इज इन वो बताता है मिशन, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी भी कंपनी की विजन और मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना है तो हमें कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि HDFC बैंक की विजन क्या है? टू बी द नंबर 1 बैंक इन इंडिया, है ना। और उसका मिशन क्या है? मिशन था कि टू सर्व द कस्टमर्स ग्रेसफुली और टू बी इन द रिटेल बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये सारे जो वो भी काम कर रहा है वो सारी उसकी मिशन थी। तो जैसे अगर हम HDFC बैंक के एग्जांपल को दिमाग में रखेंगे तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसकी विजन क्या हो सकती है? इसकी विजन हो सकती है टू बी नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड, ठीक है। इसकी विजन ये हो सकती है। और इसकी मिशन क्या होगा? मिशन होगा कि वी एनरिच द लाइव्स ऑफ पीपल
ठीक है। वी मेक products that are good for skin and are produced in ecological and beneficial manner. Our products are made by using herbal ingredients. तो ये आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो मिशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी मिशन स्टेटमेंट बन जाएगी ऐसे, और ऐसे ही आपकी विजन स्टेटमेंट बन जाएगी। अब एक बार हम इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं अपने स्टडी मैट से। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स मे हैव फॉलोइंग विजन एंड मिशन। विजन क्या है? विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ये भाई कंपनी का फ्यूचर पोजीशन का ब्लूप्रिंट है। इस प्लीज को, इस वाली लाइन को मार्क कर लेना। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। भाई कहां लैंड करना चाहती है कंपनी। मिस्टर राज शुड एम टू पोजीशन फील गुड कॉस्मेटिक्स एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी। इट मे हैव विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी। इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बनाने का इसका विजन होना चाहिए। दैट इंप्रूव्स लुक्स, गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। अब मिशन पे आ जाते हैं। मिशन क्या है? मिशन डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस। मिशन बताता है कि फर्म का बिजनेस क्या है, उसके गोल्स क्या है और उसको कैसे हम अचीव करें। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। इसको भी मार्क कर लेना ताकि आप एग्जाम में यही आंसर लिख पाओ। ये हमें बताता है कि हमारा क्या रीजन है कंपनी का, इस फर्म का, इस दुनिया में रहने का, इन द सोसाइटी। इट इज डिजाइंड टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। कंपनी का पर्पस क्या है? जैसे कि एचडीएफसी बैंक में हमने पढ़ा था कि वो रिटेल बैंकिंग भी करते हैं, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करते हैं। उनका पर्पस है अपने कस्टमर्स को सर्व करना और बैंकिंग सेक्टर में। तो मिस्टर राज जो है मिशन के इनको कर सकता है 3 लाइनों को। टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है भाई, हम कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में हैं। टू एनहेंस द लाइव्स ऑफ पीपल। टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स इन एनवायरनमेंट एंड सनरेज। भाई हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट से लोगों को हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं, जो हार्मफुल चीजें होती है एनवायरनमेंट के अंदर, स्किन के लिए जो हार्मफुल होती है, उनसे बचाएंगे। टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से बनाएंगे। तो ये आपका मिशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। यमी हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल। तो भाई यमी तो क्या है? वो पायनियर है, नए नए प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करता रहता है, ठीक है। आप मान लीजिए यमी फूड्स है हमारा हल्दीराम, जो कि नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारता रहता है, ठीक है। However, tasty foods will introduce similar products in reaction to the products introduced by the yummy foods, taking away advantage gained by the former। तो हमारा टेस्टी फूड्स क्या है? हमारी लोकल मिठाइयों की दुकानें, जो कि हल्दीराम जब लॉन्च करता है कुछ, तो उसको देख के अपने भी कैटेगरी के अंदर वो वाली चीजें लॉन्च करती हैं, छोटी मोटी फ्रेंचाइजीज। जैसे आपकी ये नथु स्वीट्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका हरिओम स्वीट्स हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी हर एरिया में, हर स्टेट में जो डिफरेंट डिफरेंट दुकानें होती हैं, वो हल्दीराम को देख के कॉपी करती हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताओ दोनों कंपनियों की और कौन सी सुपीरियर है ये बताओ। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपका हल्दीराम सुपीरियर होगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको लिख दूं हल्दीराम, और यहां पे मैं लिख दूं लोकल शॉप, ठीक है। हाँ, अब तो पहले ये बताओ यार कि हल्दीराम सुपीरियर होगा या लोकल शॉप सुपीरियर होगी। मतलब देखा जाए हमेशा ही हल्दीराम सुपीरियर होगा। तो ये हल्दीराम कौन सी आपकी अप्रोच ले रहा है? वो कर रहा है भाई प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है ना। मेरे को मार्केट से मतलब नहीं है, मैं तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखूंगा कि कोई दूसरा कोई नई चीज लॉन्च ना कर दे। मैं ही खुद से ही सारी नई चीजें लॉन्च करता रहता हूं ताकि मैं लोगों से अहेड रहूं। लेकिन जो आपका लोकल शॉप है वो क्या कर रहा है? वो रिएक्टिव अप्रोच अपना रहा है, और इसके लिए सही भी है, बिकॉज इसके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये अपने सारे रिसोर्सेज को R&D टीम बनाए और नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रहे हैं उनकी रिसर्च करे और वो लॉन्च करे। तो ये आपका कर रहा है रिएक्टिव, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा आंसर क्या होगा इसका कि भाई यमी फूड्स जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा है, और प्रोएक्टिव अप्रोच के जो बेनिफिट्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि भाई आपको एक कॉम्पिटेटिव एज दे देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। बट टेस्टी फूड्स क्या कर रहा है? वो रिएक्टिव अप्रोच कर रहा है, और वो जो भी हल्दीराम
थोड़े टाइम तक गेन करता है अपनी मार्केट में, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट उसी के पास होता है। जो एडवांटेज उसको मिलती है वो ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं देते लोकल शॉप्स वाले, क्योंकि वो भी सेम प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। प्लस इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी स्ट्रेटेजी सुपीरियर है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हल्दीराम सुपीरियर, लोकल शॉप सुपीरियर। इन्होंने बोला है कि डिस्कस द स्ट्रेटेजी अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज विच इज सुपीरियर। तो स्ट्रेटेजी अप्रोच कौन सी सुपीरियर है, तो मैं कहूंगा स्ट्रेटेजी अप्रोच जो है वो कोई भी सुपीरियर नहीं है। दोनों अप्रोच ही हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का ब्लेंड अगर होगा तो ही कोई भी कंपनी सक्सेसफुली रन कर पाएगी। तो इसका भी एक बार हम आंसर पढ़ते हैं। तो यमी फूड्स यानी कि हमारा हल्दीराम इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, जो तो हमें दिख ही रहा है। ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड्स इज रिएक्टिव। ठीक है, अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ प्लान स्ट्रेटेजी वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज एन अडेप्टिव रिएक्शन। पहले तो भाई इस अडेप्टिव वर्ड से आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि अभी हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा कि जो आपका रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है वो आपका अडेप्टिव स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं उसको हम। तो प्लीज ये याद रखना, रिएक्टिव इज इक्वल टू अडेप्टिव। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपकी लाइन याद हो गई कि रिएक्टिव स्ट्रेटेजी देन अडेप्टिव स्ट्रेटेजी, प्लस आपको एमसीक्यू में हेल्प भी मिल जाएगी। अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिएक्शंस टू द अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स फ्रेश मार्केट कंडीशन। तो भाई ये ना मैं 1 पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत प्यारा ही पॉइंट है जो कि आपको याद करना है। और जब मैंने आपको अपने लेक्चर में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पढ़ाया था तो भी मैंने आपको ऐसा ही एक पॉइंट मार्क करवाया था कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो टिपिकली एक ब्लेंड होनी चाहिए प्रोएक्टिव एक्शंस एंड ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव क्या, कंपनीज की मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपनी के अंदर जो अभी मार्केट पोजीशन है अगर वो प्रोएक्टिव नहीं रहेगा तो वो कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और उसका ब्लेंड होना चाहिए कि वो जब भी कोई अनएंटिसिपेटेड चीज आ जाए, जैसे लोकल शॉप जो है वो थोड़ा ना थोड़ा तो कुछ भी अपने आप में नया करते रहते हैं कि वो आसपास की जो लोकल शॉप है उनसे compete कर पाए। बट जैसे ही कोई हल्दीराम नई चीज लेके आ रहा है और उनको दिख रहा है कि यार वो तो किसी भी लोकल शॉप के पास नहीं है और सारे के सारा जो बिजनेस है वो हल्दीराम लेके जा सकता है उनका, तो वो ट्राई करते हैं कि वो भी उसकी एक कॉपी अपने पास बना के रखना शुरू कर दें ताकि जो उनका मार्केट शेयर है वो उतना ही रहे। तो एक ब्लेंड होना चाहिए रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच का। ठीक है, इफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज परमिट, देखा जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई लोकल शॉप्स के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक R&D टीम बिठा दे। ठीक है, तो इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। तो भाई अगर अब हल्दीराम तो अफोर्ड कर सकता है R&D टीम बिठाना, एक लोकल शॉप बेचारा तो नहीं कर सकता। तो बीइंग प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट्स सच एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विल गिव यू एन एडवांटेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। तो भाई अब जैसे अब एप्पल है और एक MI है, तो एप्पल नई नई चीजें अपनी प्रोडक्ट में लेके आता है, चाहे भले ही वो 3 महीने के बाद MI उसको कॉपी कर लेता है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सबसे पहले जो चीज लेके आया था वो एप्पल था। फॉर एग्जाम्पल वायरलेस ईयरबड्स जो वो एप्पल ने निकाले थे सबसे पहले, उसके बाद वन प्लस ने भी उसको कॉपी कर लिया, MI ने भी कॉपी कर लिया रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके। तो लेकिन हम सबको पता है कि इनोवेशन जो मार्केट में लेके आता है वो हमेशा एप्पल ही लेके आता है, तो उसके लिए ये हमेशा एक एडवांटेज रहेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव दैट इज इंटेंडेड स्ट्रेटेजी एंड देन अडेप्टिंग फर्स्ट वन पीस एंड देन another as circumstances surrounding the company situation change or better option emerge a reactive adaptive strategy। ये आपको इतनी गंदी लैंग्वेज में याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ही लाइन याद रखो जो मैंने आपको ऊपर करवाई थी कि जो कंपनी है उसको एक ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटेजी अपने साथ अपनानी चाहिए, रिएक्टिव की भी और प्रोएक्टिव की भी, दोनों का। ठीक है, ये याद रखना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूं। इसमें आपसे अलग अलग एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे बी यमी फूड्स और टेस्टी फूड्स हटाकर कोई और कंपनीज के नाम दे देंगे, कोई और फील्ड में दे देंगे, मे बी क्लॉथ इंडस्ट्री में दे दें। ठीक है, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे भी क्वेश्चन है। रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। ठीक है भाई, रमेश शर्मा जी के पास 15 स्टोर है जिसमें वो कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स। अब रमेश शर्मा जी को हम क्या कहें, 15 स्टोर है तो इनको हम विजय सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, ये विजय सेल्स है। He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machines, air condition
एंड लाइक टिल 4 years बैक, 4 साल पहले तक इनको बड़ा मजा आ रहा था ये सब बेचने में, ठीक है, और ये मैनेज भी स्ट्रेटेजिकली ही कर रहे थे। With shift to the purchase to online stores, the sales of stores came down to about 70% in last 4 years। ठीक है, तो वो भाई अब सिर्फ 70% ही बेच पा रहे हैं जो कि वो पहले बेच पा रहे थे उसका। एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा इन लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई अब रमेश शर्मा की हमें पोजीशन को पता लगाना है कि क्या है और अब क्या लिमिटेशंस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो ये कह रहा है कि भाई रमेश शर्मा जो है, जो विजय सेल्स है, वो अपने जो 15 स्टोर चला रहा है वो पूरी स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रहा है। वो प्रोएक्टिव भी अप्रोच ले रहा है, वो रिएक्टिव भी अप्रोच ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, बट उसके बाद भी उसकी जो है सेल गिर रही है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस आ गया है। तो अब जो है हमें लिमिटेशंस बतानी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। भाई जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो जो भी ये पूरी इन्होंने कहानी बताई है ये कोई मायने नहीं रखती। इन्होंने जब डायरेक्टली आपसे बोल दिया कि आप लिमिटेशंस बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, तो आप चाहे जितना मर्जी बता दो कि रमेश जी को ऑनलाइन जाना चाहिए, रमेश जी ऑफलाइन में काम कर रहे हैं, रमेश जी अब पूरी दुनिया ऑनलाइन में जा रही है, अगर आपने यहाँ पे रिएक्टिव प्रोएक्टिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो आपको मिलेंगे 0 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आप लिमिटेशंस बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ये मत बताओ कि रमेश जी को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ने डायरेक्टली हमसे पूछा है तो हमें क्वेश्चंस की सुन के सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने आपको लिमिटेशंस याद भी करवाई थी कि 4 मेन लिमिटेशंस क्या होती है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होती है हम उससे पता नहीं लगा सकते कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स पोजिशन, कॉम्पिटिटर अभी क्या करने वाला है। सेकेंड, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थर्ड, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। एंड फोर्थ क्या था, टाइम का, उसके अंदर काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगती है। आई थिंक फोर्थ एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या था। देखो, सबसे पहला था हाँ, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होती है तो उसके अंदर स्ट्रेटेजी को अच्छे से बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर जो भी लिमिटेशन लिखी हुई है उसके आगे थोड़ा बहुत लिख दिया कि एंट्री ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स, अ न्यू काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर ब्रॉट अ डिफरेंट डायमेंशन टू सेलिंग consumer durables. Online stores with their size power could control the market and offer stiff competition to traditional stores. तो सबसे पहले लिखा हुआ है रमेश शर्मा जो हैं वो फेस कर रहे हैं डिक्लाइन इन सेल्स ड्यू टू लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर्स टू ऑनलाइन स्टोर्स। While he is using the tool of strategic management, they cannot counter all hindrances and always achieve success. क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। तो क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है, चेंज होती रहती है, तो अब जो है क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स आ गए इस वजह से उनको घाटा होना लाजमी है। अनदर लिमिटेशन क्या होगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप अप इन फ्यूचर। बहुत डिफिकल्ट है ये प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर क्या होने वाला है। हो सकता है कि ऑनलाइन स्टोर्स ही इतने ज्यादा फेमस हो जाएं कि भाई अब ऑफलाइन में लोग घर से निकलना ही छोड़ दे। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर जो सामान लोगों को मिल रहा है वो उस क्वालिटी का ना मिले जो कि ऑफलाइन स्टोर्स में मिलता है, या सर्विस उनको इतनी अच्छी ना मिले जो ऑफलाइन स्टोर्स में मिलती है, तो कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ही शुड कंटिन्यू टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली। देखिए आप इसके अंदर लिमिटेशंस कैसे सूखी सूखी नहीं लिखी हुई, हर लिमिटेशन को रमेश शर्मा जी के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे कि अगर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो एक लिमिटेशन है, हमने लिमिटेशन बता दी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट हमने ये भी बोल दिया कि ये सोच के रमेश जी को निराश नहीं होना चाहिए और वो अगर स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रहे हैं तो उनको करते रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली, रमेश शर्मा मे कंसीडर एंगेजिंग एक्सपर्ट्स टू फाइंड आउट preferences of the customers and attune his strategy to better serve them in a customized manner। तो अब ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है। रमेश शर्मा जी अभी हो सकता है ज्यादा पैसे ना लगा रहे हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे, तभी वो अभी एक टीम नहीं ला पा रहे जो कि वो भी ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें, या वो भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन या अलग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के साथ टाई अप कर लें ताकि उनकी सेल्स ड्रॉप ना हो। ठीक है, तो अभी वो कह रहे हैं कि कॉस्टली प्रोसेस है तो उनको भी एक्सपर्ट लाने चाहिए ताकि वो और अच्छे ढंग से इसको मैनेज कर सके अपने स्टोर्स को। द स्टोर्स ओन्ड बाय रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन ऑनलाइन स्टोर्स, इट इज डिफिकल्ट टू हिम विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर्स विल मूव स्ट्रेटेजिकली। उनके लिए डिफिकल्ट है ये एनालाइज करना कि ऑनलाइन स्टोर्स आगे जाकर कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई इसके अंदर आप एक भी लिमिटेशन डायरेक्टली आंसर में नहीं लिखी हुई, इन्होंने हर लिमिटेशन को क्वेश्चन के साथ अटैच किया है।
फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो इसलिए लिमिटेशन है कि एनवायरनमेंट जो है हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और टर्बुलेंट होती है, तो उसमें लिख दिया हाँ देख लो होती है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स आ गए अब, ठीक है, एंट्री ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स। दूसरे में इन्होंने बोला कि भाई काफी डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई डिफिकल्ट तो है कि उनको नहीं पता कि ऑनलाइन स्टोर में फ्यूचर में क्या होगा। फिर तीसरे में आया कि भाई काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन रामेश शर्मा जी को अभी लगे रहना चाहिए, टाइम लगाते रहना चाहिए। चौथा आया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काफी कॉस्टली प्रोसेस है, तो रमेश शर्मा जी को बोला गया कि भाई थोड़ा बहुत पैसा खर्चो, नए नए एक्सपर्ट्स लेके आओ और अब पता लगाओ कि अब मार्केट क्या चाह रही है। और पांचवा जो है वो ये है कि अभी जो है रमेश शर्मा जी बहुत छोटे इंसान है और वो अभी ऑनलाइन और जो है ऑनलाइन स्टोर बहुत बड़ा है, तो उनको अभी डिफिकल्टी हो रही है उसके अंदर स्ट्रेटेजिकली मूव करने के लिए, ठीक है। ये 5 लिमिटेशंस है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ये हो गया आपका। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स अ माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट company was recently promoted to look after sales department along with procurement department. His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity, but have never involved him in decision making for the company. Do you think this is the right approach? Validate your answer with logical reasoning around management levels and decision making. तो यार ये हमने अभी ना लास्ट वीडियो में रिसेंटली पढ़ा था कि जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं क्या उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंप्लीमेंट करनी है हमें किसी भी कंपनी को, जो भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करवानी है वो तो एक फंक्शनल लेवल मैनेजर से ही करवाएंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सीईओ बोलता है कि हमें 200 मैट्रिक टन नहीं हमें 400 मैट्रिक टन अपना सामान बेचना है, लेकिन अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वही साल की 300 मैट्रिक टन है, तो हमें नीचे वाले बंदे से हमेशा जो इंप्लीमेंट करने वाला है उससे थोड़ी सी बात करके उसका क्या ओपिनियन है हमारी स्ट्रेटेजी से लेके, तभी हमें उसको फाइनलाइज करना चाहिए, राइट। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि फोर्थ में क्या आंसर कह रहे हैं। Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate realistic and attainable strategies. तो जैसे मैंने आपको बताया 300 और 400 मैट्रिक टन, तो रियलिस्टिक और जो अटेनेबल स्ट्रेटेजीज है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हेल्प करते हैं कि हम वही बनाएं। दिस इज सो बिकॉज क्योंकि फंक्शनल मैनेजर्स जैसे धर्म सिंह हैं वो बहुत ही ज्यादा नजदीकी से कस्टमर्स, सप्लायर्स और ऑपरेशंस को जानते हैं, और जो भी ऊपर वाले मैनेजर्स हैं उनसे ज्यादा अच्छे से उनको नॉलेज है इस चीज की। अ फंक्शनल मैनेजर मे जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट सब्सिक्वेंटली मे बिकम मेजर स्ट्रेटेजीज फॉर द कंपनी। जैसे अगर फंक्शनल मैनेजर को बोला जाए कि 300 से 400 करना है, तो हो सकता है सीईओ बोले कि चलो यार एक और लाइन लगा दो जो कि 200 मैट्रिक टन की है और हम अपनी अचीव कर लेंगे। लेकिन हो सकता है फंक्शनल मैनेजर ये बोले कि यार अगर हम 200 मैट्रिक टन की और लाइन लगाएंगे तो वो हमें और ज्यादा महंगी कॉस्ट देगी, फिक्स कॉस्ट उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे अच्छा हम 100 मैट्रिक टन बाहर से आउटसोर्स करवा लेते हैं, वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए कोई भी इंप्लीमेंट करने से पहले फंक्शनल मैनेजर को भी हमें अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहिए। An equally great responsibility for managers at the operational level is strategy implementation. Strategy implementation की जो responsibility होती है वो operational level managers की ही होती है। The execution of corporate and business level plans, and if they are involved in formulation, the clarity of thoughts will, while implementation can benefit too. अगर हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे तो जो थॉट प्रोसेस होगा, सिर्फ अगर हम उनको बोलेंगे कि भैया इंप्लीमेंट कर दो, बल्कि हम उनको बोले कि आप हमारे साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बनाओ, उससे इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बेटर होगा। तो जो अप्रोच है साइक्लिस्ट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की वो सही नहीं है, उनको धर्म सिंह जैसे मैनेजर्स को भी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी बनाने में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। अब आगे चलते हैं। ABC Limited is in a wide range of business which includes apparels, lifestyle products, furniture, real estate and electrical products. The company is looking to hire a suitable chief executive officer. Chief executive officer क्या है? Corporate level manager. Consider yourself as the HR consultant for ABC Limited. You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of CEO.
नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट। ये तो भाई रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, जो कि हमने अभी रिसेंटली पिछली ही वीडियो के अंदर पढ़ा भी था। मैं आपको एक बार स्टडी मैट से दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे मैंने आपको मार्क भी करवाया था कि ये आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के रोल हैं। ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये आपके 4-5 जो भी आपके पॉइंट्स हैं, आपको यही उस क्वेश्चन में लिखने हैं। ठीक है, एक बार हम इसको स्टडी मैट से भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन का आंसर है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर्टेन्स टू कॉर्पोरेट लेवल। सबसे पहले तो एक नंबर इसने यहां से ले लिया कि जो सीईओ है वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीईओ एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। These individuals occupy the apex decision making within the organization. The role of CEO is to oversee the development of strategies, defining the mission and goals of the organization, determining what business it should be in, allocating the resources among the different businesses, formulating and implementing strategies that span individual businesses, providing leadership for the organization. अगर आपको इसको याद करना है तो सबसे पहले तो याद करना वो ऊपर से, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट लेवल, तो ऊपर से ओवरसी करता है जो भी डेवलपमेंट, जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो कैसे डेवलप हो रही है। फिर वो हमारा मिशन और गोल भी हमें बताता है। फिर हमें उसके लिए रिसोर्सेज भी एलोकेट करता है, और फिर हमें बताता है कि हमें किस धंधे में रहना चाहिए। अगर आप ये 4 पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं आता एग्जाम पे। अब हमारे जो हैं ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए जो कि केस सिनेरियो बेस्ड थे। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट बेनिफिट्स एक्रू बाय फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जहां पे आप डेफिनेशन लिख दोगे, जो कि हमने ऊपर अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी भी थी, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स हमने आपको जैसे बताया था कि वो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर देता है हमारे लिए, जो भी फ्यूचर हम डिसीजन लेते हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस के लिए। ठीक है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है हमारे कॉम्पिटिटर से। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस थे, जो कि मैं आपको ऊपर ही स्टडी मैट में बहुत अच्छे से मार्क करवा भी चुका हूं। एक बार हम इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। So the term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision। मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या होता है कंपनी का, विजन बनाना। आपका सबसे पहला काम क्या था कि आपने सोचा कि मैं सीए बनूंगा, उसके बाद बाकी सारे काम हुए। तो सबसे पहला काम क्या है, मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। फिर हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे स्ट्रेटेजी को, और कोई भी अगर करेक्टिव एक्शन है हमें एडजस्टमेंट करनी होगी तो वो हम करेंगे। जैसे कि आप अगर अपने दिमाग में अगर इस डेफिनेशन को याद करना है तो अपने दिमाग में लाओ। सबसे पहले आपने क्या किया, सोचा मैं सीए बनूंगा, तो आपने डेवलप करी विजन। फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि अब इसके लिए मैं 6 महीने में सीपीटी दूंगा, फिर उसके बाद 1 साल में मैं आईपीसीसी दूंगा, इंटरमीडिएट दूंगा। तो आपने सबसे पहले फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए जो कि डिफाइनेबल, एक डिफाइंड टर्म के अंदर आपको अचीव करने हैं। फिर आपने अब ये कर लिया तो आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि यार मेरे को अगर सीपीटी देना है तो मैं इन टीचर से कोचिंग ले लेता हूँ, इतने में टाइम में सेल्फ स्टडी कर लूंगा तो मैं अपना सीपीटी क्लियर कर पाऊंगा। फिर स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपने उसको इवेल्युएट किया कि यार मेरे को 4 महीने हो गए पढ़ते हुए, मेरी कितनी तैयारी हुई है। और अगर अभी आपकी तैयारी कम हुई है जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी उससे, तो आपने अब करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एडजस्टमेंट लिया कि भाई आप 4 घंटे पढ़ते तो आपने 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया या 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये होता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर पाए, और हमें गाइड करते रहना कोई भी अगर हमारे अंदर एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो। द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग। Strategic management help organizations to be more proactive instead of reactive in shaping its future। ठीक है, फर्स्ट लाइन। सेकंड, strategic management provides framework for all major decisions of an enterprise। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, it is concerned with ensuring a good future for the firm
It seeks to prepare the corporation to face the future and act as pathfinder to various business opportunities. ये हमें हेल्प करता है, pathfinder हमारा होता है कि जो भी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज है हम उसको फाइंड आउट कर सके. प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. अगर हमें फ्यूचर में हमारे से कोई भी मिस्टेक भी होती है, पिटफॉल भी होती है, पर अगर हमने उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी पहले से ही बना रखी है तो हमारे लिए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है. फॉर एग्जांपल, आप अगर सीए की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले आप बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेटेजी के दौरान अच्छे से पढ़ाई करी थी और आपके 3-4 दिन लास्ट में बर्बाद भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. यही अगर आप अभी स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ रहे थे और लास्ट में आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना था, बट अगर अब जाके आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी एग्जाम्स को क्लियर करने में. तो इसलिए स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. तो आपको ये 4 पॉइंट ऐसे याद करने हैं. आगे चलते हैं. आर देयर एनी लिमिटेशंस अटैच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. लिमिटेशंस अभी हमने ऊपर भी डिस्कस करी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसके जो एनवायरनमेंट होती है वो काफी हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होती है, वो चेंज करती रहती है, हम जल्दी से पता नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर एनवायरनमेंट में. तो ये सारे इसके लिमिटेशंस थे जो अभी हमने पढ़े भी हैं. तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं आपको पढ़ा भी रहा था तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हो सकते थे वो मैंने आपको ऊपर ही स्टडी मैट पे मार्क करवा दिए और मैं आपको लगातार बताता रहा कि आपको ये वाले क्वेश्चंस याद करने हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. तो भाई तीनों लेवल के बीच में क्या डिफरेंस होगा? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट लेवल के अंदर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो सीईओ, अदर डायरेक्टर्स, चेयरमैन वगैरह ये सब होते हैं कॉर्पोरेट लेवल में. तो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर आप थोड़ा सा बता देना कि कॉर्पोरेट लेवल जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं सीईओ, कंपनी के हेड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये हेल्प करते हैं कंपनी को ओवरसी करने में, जो उसकी स्ट्रेटेजीज है, एलोकेट करने में रिसोर्सेज में, कौन से बिजनेस में हमें रहना चाहिए, व्हाट बिजनेस वी शुड बी इन, ये सब चीजों में वो हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये उनका ये काम होता है. फिर आप दूसरे पे आना बिजनेस लेवल के लिए. बिजनेस लेवल में आप बता देना कि ये डिवीजन वाइज कंपनी को हेड करते हैं. मान लीजिए कंपनी के अंदर 3-4 डिवीजन है कि भाई कंपनी टॉयज बना रही है, कंपनी कुछ और भी कपड़े भी बना रही है, तो हर डिवीजन का जो भी हेड होगा वो बिजनेस लेवल मैनेजर होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अपने बिजनेस सेगमेंट को अच्छे से मैनेज करे. फिर आ जाते हैं फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल में आप ये बता सकते हो कि वो हेल्प करते हैं जो भी स्ट्रेटेजीज ऊपर से आती है बन के उनको इंप्लीमेंट करने में, और ये एक ही टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेजिंग हो गया, तो ये इस टास्क के लिए जरूरी होते हैं. तो आप ये बता सकते हैं कि तीनों लेवल में क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, अब स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली वी डिस्कस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, फिर भी एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट भी है. तो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन विल एनालाइज possible environmental scenarios and create a strategic framework after proper planning and set procedures and work on these strategies in predetermined manner. तो भाई प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज में क्या होगा, पहले से ही कंपनी एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर, उसको जो भी सिनेरियोज बन सकते हैं उसको पहले से ही भांप लेगी, पहले से ही समझ लेगी और उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रेटेजी बना के अपने पास पहले से ही रखेगी. ठीक है, रिएक्टिव. और उसके बाद क्या है, इन रियलिटी कोई भी कंपनी फोरकास्ट नहीं कर सकती इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली. वो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकती है लेकिन एग्जैक्टली फोरकास्ट कोई भी कंपनी फ्यूचर की एनवायरनमेंट को नहीं कर सकती. एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान इन एडवांस. इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट मूव्स ऑफ राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज. तो कितनी स्मार्टली ये आंसर लिखा गया है. उसमें बताया था कि आप बताओ कि स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है. ठीक है, अब आपको आंसर करना है कि ये स्ट्रेटेजी दोनों होती है, प्रोएक्टिव भी रिएक्टिव भी. बट अगर आप सिर्फ एक पे ही फोकस कर दो कि नहीं नहीं प्रोएक्टिव के तो ये बेनिफिट्स हैं, तो आप कैसे बताओगे कि कंपनी को दोनों अडॉप्ट करने चाहिए. तो पहले क्या किया, बताया प्रोएक्टिव में हम क्या क्या करते हैं, फिर उसके अंदर प्रोएक्टिव की लिमिटेशंस बता दी कि भाई हम बट सब कुछ प्रोडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का भी सहारा लेना पड़ेगा. सो देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डेविएशंस बिटवीन व्हाट वाज विजुअलाइज्ड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस. कि भाई काफी सारे डेविएशंस हो सकते हैं कि जो हमने सोचा था और जो असली में हुआ. तो स्ट्रेटेजीज नीड टू बी अट्यून्ड एंड मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ
possible environmental changes. So there can be significant or major strategic changes when the environment demands. Reactive strategies triggered by the changes in the environment and provide ways and means to cope with the negative factors or take advantages of emerging opportunities. तो भाई रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या करती है, वो हेल्प करती है कि जैसे ही कोई नई चीज एनवायरनमेंट के अंदर आए आप उसको अच्छे से समझो और उसके लिए रिएक्ट करो, चाहे वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए, चाहे आपको कंपनी को लिए कोई एक परेशानी लेके आए, दोनों को अच्छे से वो टैकल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस बड़े ही डिटेल में करवा दिए, प्लस आपको इनके मैंने आंसर जब मैंने आपको 3 लेक्चर्स पढ़ाए उसके अंदर मैं ऑलरेडी दे भी चुका था। तो आपको लग रहा होगा कि अब जब आपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस करे तो आपको इनके आंसर्स पहले से ही जब हम पढ़ रहे थे तो आपके पास थे। ठीक है, फिर भी एग्जाम के अंदर मैं आपको बोलूंगा अगर आप सिर्फ ये 3 वीडियोस जो मैंने आपको बनाई थी उसको अच्छे से पढ़ लें और ये आपकी जो क्वेश्चन की वीडियो है इसको देख लें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर के अंदर जो भी 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है एग्जाम के लिए वो आप अच्छे से अचीव कर लेंगे। फिर एक बार मैं शुरू में आपको सारे जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद वेदर स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव और अ ब्लेंड ऑफ बोथ। थर्ड, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फोर्थ, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिफ्थ, आपका विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। सिक्स्थ, आपका कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी जो लेवल्स होते हैं ये मैनेजमेंट के। तो आपके 6 टॉपिक्स जो हैं आपके कोर हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके बताएं और हम क्या और इंप्रूव कर सकते हैं वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।